हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। गति और दूरियां जो जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान के बीच जो दूरियां हैं, उन दूरियों को मापने के बारे में आज हम सब पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना गति एवं दूरियों का मापन। पहली तथा बोझों की कक्षा के सभी छात्रों के बीच ग्रीष्मावकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत की थी। बात हो रही है गर्मियों की छुट्टियों की, है ना। जो मई जून का महीना जब छुट्टियां पड़ने वाली हैं, समर वेकेशन वगैरह में जो छुट्टियां पड़ती हैं, तो उन छुट्टियों का बच्चे क्या करते हैं? उन छुट्टियों में बच्चे घूमने जाते हैं अपने दादा दादी के घर, नाना नानी के घर, कहीं भी रिश्तेदारों के घर फैमिली टूर पर घूमने जाते हैं। तो वो लोग कैसे जाते हैं? रेलगाड़ी से, बस से, अपनी गाड़ी से, है ना किसी साधन का प्रयोग करके वो लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, अपनी छुट्टियां मजे से एंजॉय करते हैं। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। इसी बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए पुराने समय जब इतने सुविधाएं नहीं थी, रेलगाड़ियां नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, बसें, मेट्रो नहीं थी, इतनी तेजी से चलने वाले यातायात के साधन नहीं थे, तो उस समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कैसे जाते थे, किसका प्रयोग करते थे? लंबी लंबी दूरियां जाना मुश्किल होता था, तो उस समय के लोग क्या करते थे? अब हम पढ़ते हैं यातायात की कहानी। बहुत ही मजेदार कहानी है ये। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान या तो अपनी पीठ पर अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थी। अध्याय 8 एवं 9 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। पहले क्या होता था, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे तो क्या करते थे, जिनका सामान होता है, कहीं भी हम जाते हैं तो अपने कपड़े, अपने खाने का सामान, जो भी जरूरत का सामान होता है, उन सारे सामानों को हम क्या करते हैं, पैक करते हैं। और पुराने जमाने में लोग क्या करते, सामान तो पैक कर लिया, उनको सामान तो भी सभी को चाहिए, आज भी चाहिए और कल भी चाहिए था, कहीं भी आने जाने से पहले लोगों की पैकिंग होती है। तो जो पैक करा हुआ सामान था, लोग क्या करते, या तो अपनी पीठ पर लाद के लेके जाते, अपने सर पे रख के ले आते थे, या फिर जिन पशुओं को पालते थे, वो घोड़े, गधे, इनके ऊपर, उनकी पीठ के ऊपर लाद के एक जगह से दूसरे पैदल धीरे धीरे जाया करते थे, जिसमें लंबा टाइम लग जाता था। या फिर नावें हैं, या फिर लकड़ी, नाव बनाती थी, नाव बना ली, लकड़ी काफ़ी बड़ा सा टुकड़ा लिया, उसके अंदर से जिसमें खोखली जगह होती थी उसका नाव की तरह से प्रयोग करते थे। या फिर लकड़ियों के टुकड़ों को आपस में जोड़कर छोटी सी नाव की तरह बनाया करते थे। उन्हें पता था कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनकी आकृति कैसी है, तो उसी धारा रेखी आकृति के हिसाब से छोटे नाव बनाकर उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। धीरे धीरे जो समय बदलने लगा, लोगों ने गोल से आकृति बनाई, जिसे पहिया कहते हैं, और फिर अपनी लकड़ी के गट्ठों के जो पहिए को सेट करके, पहियों को जोड़ के वो लोग एक स्थान से दूसरे जगह पर जाने लगे, जिसमें कि जाने में उनको सुविधा होती थी। और उन गाड़ियों को वो लोग पशुओं के द्वारा ही खींचा करते थे।
तो काफी समय तक लोगों ने पशुओं का जो है प्रयोग किया था अपनी गाड़ियों को खींचने के लिए, परिवहन के लिए। फिर धीरे धीरे और तरक्की हुई और विज्ञान बढ़ा तो भाप इंजन बनने लगे, रेलगाड़ियां बनी, मालगाड़ियों के डिब्बे बनने लगे जो पटरियों पर चलते पटरियों का निर्माण होने लगा। ये है परिवहन के साधन। बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, जहाज, नाव और साइकिल, कार, मेट्रो, सब क्या है? ये सब परिवहन के साधन ही है जिनकी सहायता से, जिनकी सवारी करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से, बिल्कुल आसानी से, सुविधा अनुसार जा सकते हैं। इसके पश्चात स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एक एकल रेल, एक पटरी रेल, प्राध्वनिक, सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्षयान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। जैसे जैसे समय बदलता चला गया, परिवहन के साधन जो बढ़ते चले गए ना, उनमें सुधार होता गया, उनकी स्थिति जो और मजबूत होती चली गई, उनकी जो स्पीड थी वो और भी वो बढ़ती चली गई। चित्र 10.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से आधुनिक, अति आधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता है? आपने कितनी दूरी तय की? यह है डेस्क कितना चौड़ा है। हम कितनी दूरी हम चल के आ गए, कितनी दूरी हमने एक जगह से दूसरी जगह पे तय कर ली, उसके बारे में बात करते हैं। लोग यह कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूरी चले हैं? आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की पैदल दूरी चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? कोई स्थान कितना दूर है यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। अक्सर ही तो हमारे क्लासों में भी होता है कि जिस डेस्क में 2 बच्चे बैठते हैं, हम भी लड़ते हैं कि भाई नहीं तुम ज़्यादा जगह ले लो, कहता नहीं तुम ज़्यादा जगह ले लो। तो इस बात की जगह लड़ाई झगड़ा तो हमेशा से चलता है और हमेशा से चलता ही रहेगा। तो हमें ये देखना है कि किसी भी वस्तु ने या फिर किसी भी दूरी ने, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक की दूरी, कितनी जो उनकी जो दूरी है उसको हम कैसे नाप सकते हैं। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन है। बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। बिल्कुल बीच का स्थान निकालने के, दोनों दूरी को मापने के लिए क्या किया है, डेस्क जो था उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगा दी, है ना, और उसकी बिल्कुल जो दूरी थी उसको नापने के लिए क्या, जो गिल्ली डंडे की सहायता हमने ली, गिल्ली तथा डंडे से डेस्क की लंबाई मापना। यहाँ चित्र 10.2 में देखिए, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया। गिल्ली डंडे को रख के देख लिया कि गिल्ली डंडा से पूरा आ रहा है नहीं आ रहा, कितनी जगह कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और फिर उतनी ही जगह में दूसरी साइड भी होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने क्या कि लंबाई को नाप लिया। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई 2 डंडों की लंबाई तथा 2 गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य रेखा खींचने पर दोनों प्रश्न दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया है, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है। अब इसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते दिखाई देते हैं। यह गिल्ली डंडे के किसी भिन्न सेट से डेस्क की लंबाई मापना। ये गिल्ली डंडा रखकर देख ले इतना लंबा आ रहा है, ये कितना, फिर सेम लंबाई यहाँ से भी नाप लेते हैं। हेलो, अब
जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग 2 डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाइयों के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? आप पहेली और बूझों को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की लंबाई पूरी माप लें? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है? वह एक कार्य कर सकते हैं। एक छोटी डोरी लें और इस पर 2 चिन्ह लगाइए। है डोरी की लंबाई होगी। वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार ले कर सकते हैं? वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, 1/4 तथा 8वां भाग कर सकते हैं। अब संभवतः पहेली तथा बूझो डैश के यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते। क्या कि डोरी को लिया है ना, और उसको बिल्कुल लंबाई को नाप लें कितनी लंबाई है डैश की, और उसको बीच में से मोड़ दे। मोड़ने के बाद जहाँ पे किनारा है वहाँ पे निशान लगा दिया, तो ये क्या वो डैश की सही लंबाई का हमें पता चल गया कि भाई डैश इतना लंबा है। जिसका एक हिस्सा था, एक हिस्सा का पता चल गया। और जहाँ पे डोरी को फोल्ड करने में हम जब डेस्क पे रखेंगे तो जहाँ पे उसका किनारा आएगा वही डेस्क का आधा हिस्सा होगा। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपनी ज्यामिति बॉक्स के पैमानों को उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। यानी जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स उसमें स्केल होता है, उसकी सहायता से भी इस डेस्क को आधा आधा हिस्सा वो बराबर बराबर 2 भागों में बांट सकते हैं। बूझों ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वे स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। यह डोरी की लंबाई से डैश की लंबाई का मापन है। डोरी को हमने नाप लिया यहाँ से यहाँ तक कितना है, फिर जब हम डोरी को फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे, उसके किनारे से रखना शुरू कर तो डोरी जहाँ तक आएगी वहीं पर डैश का बिल्कुल आधा हिस्सा होगा। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान सके कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। जो लोग काम करते हैं, हर व्यक्ति का काम अलग अलग होता है और हर व्यक्ति के काम के हिसाब से ही लोग अपनी अपनी वस्तु का जिससे काम करना उसकी लंबाई और चौड़ाई को नापते हैं। किसान किसे नापता है? वो ये अंदाजा लगाने के लिए तो कितना बड़ा खेत है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें कितने बीज चाहिए। दर्जी कपड़ा नापता है चेक करने के लिए भाई जो आपको कुर्ता सिलना है या फिर जो कपड़ा सिलना है उसके लिए कपड़ा पूरा है भी या नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने काम के हिसाब से ही लंबाई चौड़ाई का मापन करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैरों की एड़ी तक रेखीय लंबाई के बराबर है। ये झाड़ू कितनी लंबी है, यह डैश कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी 2 स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। 2 स्थान 2 मेज के किनारों की तरह आसपास हो सकते हैं। इसके विपरीत 2 स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है। अब हम करते हैं कुछ मापन। ये चेक करने के लिए 2 जगहों की दूरी को हम कैसे माप सकते हैं, क्या करना सही रहेगा। हम करते हैं क्रियाकलाप 1। आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैरों की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग आपके पैरों की लंबाई से छोटा है। पहले की ही भांति अपने पैरों की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.1 में लिखिए। कक्षा की लंबाई और चौड़ाई। क्लास जो है आपकी क्लासरूम जो कितना लंबा है कितना चौड़ा उसको मापने के लिए लिखा है कि यहाँ पे जो बच्चा नाप रहा है उसका नाम लिखना है, कक्षा की लंबाई कितनी है वो यहाँ लिखेंगे, फिर उसकी चौड़ाई कितनी है पूरे कमरे की वो यहाँ पर लिखकर आपको तैयार करना है सारणी को। अभी है क्रियाकलाप 2। समूह में कार्य कीजिए। आप में
प्रत्येक अपने बलिष्ठ को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। इस तरह जो हम नापते हैं ना, पूरे कहते हैं विथ है ये ना, इसको नापने के लिए डेस्क को यूज करा है कि डेस्क की लंबाई चौड़ाई कितनी है। यह है मेज की चौड़ाई को बालिश से नापना, अपने हाथों से नापना कि मेज कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। मापन के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिशित के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.2 में लिखिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। ये फिर से सारणी दी हुई है कि मेज की चौड़ाई मापने के लिए कि मेज की चौड़ाई किसने नापी है, उसका नाम, और फिर कितने ऐसे जो उसने नापा अपने हाथ से ना पूरे बल से कितनी बार कितने उसको बितिये लगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक होता है तो आपने उसको कितना नापा, ऐसे ऐसे करके नापा, वो कितने संख्या में 1 2 4 5 इतना वो आपको संख्या में यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैरों की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या तथा पैरों की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापने के लिए चुना गया है, जिसे मापन के लिए चुना गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब सारणी 10.1 तथा 2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर है? क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिशतों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिशत लंबाई में आपके मित्रों की बालिशतों से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए अब आप अपने बालिशतों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे समझ नहीं पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिशत अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। हम ये देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। अब हमें हाथ से या पैर से माप तो ले, लेकिन हर व्यक्ति का जो हाथ होता है इसकी चौड़ाई ये बराबर नहीं होती। किसी का छोटा होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। तो जो लंबाई में नाप ली है, जो हमने मापा है लंबाई चौड़ा डेस्क की कमरे की, बराबर नहीं होती है। और जब हम किसी व्यक्ति को बताते हैं और जो अपने हाथ से नापता है तो कम और ज़्यादा हो जाती है। तो हमें किसकी जरूरत है? ऐसे मानकों की जरूरत है जो सभी व्यक्तियों के लिए, सभी लोगों के लिए बिल्कुल एक ही हो, बराबर हो, ताकि से कोई भी मापे तो लंबाई बिल्कुल एक समान ही आए। मापन के मानक मात्रक। प्राचीन काल में पैरों की लंबाई, उंगली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई की बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामिति रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, क्या कहते हैं? कोहनी से उंगली के छोर तक यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हैं? इसे हाथ कहते हैं। कि एक हाथ यहाँ से हम नापते हैं, जब किसी को ऐसे करके नापते हैं तो हम कहते हैं भाई एक हाथ वो लंबाई, यानी कि यहाँ से लेकर कोहनी से लेकर यहाँ तक का। लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों की लंबाई मापते थे। लोगों को जो मापने का तरीका था अलग अलग था। कुछ अपने पैरों से नापते थे, कुछ अपने कदमों की लंबाई से नापते थे, और कुछ लोग क्या करते थे कि अपने बाह से, जो बाह का सिर, जो बाजू उसके सिर में थोड़ी तक यहाँ तक, ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक मापते थे कि भाई कितना लंबा है। तो सभी लोगों के मापने का तरीका जो बिल्कुल ही अलग अलग होता था। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते इसमें अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रा के रूप में करते हुए देखते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों को मात्रकों के रूप में प्रयोग सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक
प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कह देते हैं। क्या हुआ कि जो फ्रांस के लोग थे 1790 से एक मापने का एक नया तरीका निकाला जिसे उन्होंने कहा मीटरी पद्धति कहा जाने लगा। यह समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। जब फ्रांस के लोगों ने 1790 में एक मापने की तरीका निकाल दी, मापने की पद्धति निकाल दी, उसे मीटरी पद्धति कहा जाने लगा, तो सारी दुनिया के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया, यानी कि इसको ऑब्जर्व, उसको मान ले कि हाँ ये जो तरीका है मापने का बिल्कुल सही है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी कि एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपके ज्योमेट्री बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं, यानी कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, यानी कि इस 1 मीटर को मैं 100 बराबर भागों में बांट दिया। और जब इस 100 सेंटीमीटर को हमने इसके अंदर 10 मिलीमीटर, उसको 10 हिस्सों में बांटा, तब जाके 10 मिली, यानी कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 मीटर। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं जिसे किलोमीटर कहते हैं। मीटर से नापना तो काफ़ी दिक्कत, लंबी दूरी कैसे मापते हैं, तो फिर किलोमीटर का प्रयोग हुआ। 1 किलोमीटर के अंदर होता है 1000 मीटर। अब हम अपने सभी मानक क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को ऐसे ही मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े की व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने वक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। हर व्यक्ति का जो तरीका होता है किसी भी चीज़ को मापने का वो अलग अलग होता है। जैसे दर्जी इंची टेप का प्रयोग करता है, जो कपड़े बेचने दुकानदार वो उनके पास इंची टेप होता है, लेकिन वो लोहे की एक लंबी सी छड़ जैसा होता है। यह मीटर पैमाना तथा 15 सेंटीमीटर पैमाना है ना, ये स्केल है जो हम यूज़ करते हैं, और ये पैमाना यानी कि बड़ा वाला स्केल है ये। अब ये छोटी लंबाइयाँ जैसे आपके पेंसिल की लंबाई आपने मापने के लिए आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने का, छोटी लंबाइयाँ जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं। जब हमें छोटी छोटी चीज़ों को नापना होता है तो जो हमारा स्केल, जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स अंदर स्केल था, हम उस स्केल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों को नापना होता है। नहीं, छोटा स्केल है उससे हम अपने बॉक्स को नाप सकते हैं, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है। मापी जाने वाली लंबाई के अनुदिश पैमाना रखने की तथा सही व गलत विधि, ये गलत और सही तरीका है कि हम कैसे उसको माप रहे हैं। हमने कैसे किया, अगर हम स्केल को तिरछा रख देते हैं तो ये गलत तरीका, ये गलत हो जाएगा, और ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना बिल्कुल सही तरीका होता है। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। हम लंबाई तो माप रहे हैं ना, सोचा करें कितना लंबा, लेकिन कुछ उसको रखने का, मापने का बहुत सही सावधानियां जरूरी होती है। हमें सावधानी कैसे रखनी चाहिए, कौन से रखनी चाहिए, वो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखें। बिल्कुल जो जिस चीज़ को नापना उसको बिल्कुल सीधा उसके सामने रखना चाहिए। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। चित्र 10.8 में ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं, तब आपको दूसरे सिरे के पूर्णांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 10.8 बी में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0, आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर
काम में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पूर्णांक से इस कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 10.8 बी में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर, अतः वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी 14.3 सेंटीमीटर माइनस 1.0 सेंटीमीटर बराबर में 13.3 सेंटीमीटर। यानी कई बार आपने देखा होगा जो स्केल होता है हम जिसको यूज करते हैं उसका जो किनारा होता है वो आगे का जो हिस्सा होता है टूट जाता है, कभी गिरने की वजह से, है ना, टूट जाता है। तो हमें क्या करना है, उस जो टूटा हुआ हिस्सा उसको हमें प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उसको जो आगे वाला जो नंबर है वहां से एक अंक आगे रख के उसको मापना है। और मापने के बाद जो भी लंबाई को मापा है उस लंबाई में से जितना सा हमने हिस्सा नहीं नापा था जो टूटा था उसको घटा देना है, तो फिर हमें सही लंबाई प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि ये है टूटे किनारे वाले पैमानों को रखने की सही तथा गलत विधि, है ना। किनारा टूटा हुआ तो हमने क्या रखना है, इसको बिल्कुल यहाँ से रखा है और वरना बिल्कुल यहाँ से रखते एकदम शुरू से। किनारा टूटा हुआ तो टूटे हिस्से को हम आगे हटा देंगे। माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार आपकी आंख जिस बिंदु की माप ली जानी है ठीक उसके सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आंख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर, स्थिति ए तथा सी पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं। कि हम जहाँ से देख रहे हैं, जो हमारे देखने की जो हमारी आंख है जहाँ हम खड़े बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर हम सीधे के वजह से दाएं बाएं देखें तो लंबाई है वो कम ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि चित्र में दिखा हुआ है कि पैमाने के उचित पाठ्यांक के लिए आंख की स्थिति, अब ये बिल्कुल सीधा देख रहा है तो यहाँ आ रहा है, लेकिन जो दाएं बाएं लोग हैं उनके देखने से जो स्थिति है लंबाई चौड़ाई वो कम ज़्यादा हो जाएगी। तो हमेशा बिल्कुल सीधे सामने से ही देखना चाहिए। अब हम करते हैं क्रियाकलाप 3। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बर्चितों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी अब पहले अपने बालिशत से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। सभी प्रेक्षण सारणी 10.3 में लिखिए। यह है ऊंचाई का मापन। सारणी बने इसमें ऊंचाई किसने नापी है उसका नाम लिखना है, उसे हाथों से नापा ऐसे करके तो कितने बालिशत में वहाँ संख्या लिखनी, फिर जब फुट्टे से स्केल से नापा तो कितने सेंटीमीटर हुआ वो यहाँ पर लिखना है। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के बालिशतों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए जिसमें सभी मापें मानक पैमानों द्वारा ली गई हैं। ये परिणाम एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक बराबर है? यदि नहीं तो आपके विचार से अंतर क्यों? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बालिशतों का उपयोग तो कर नहीं रही। यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। जब हम सभी लोग ऐसे हाथ से बालिशों से नापते हैं तो ये तो हमारा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब स्केल से नापते हैं और अगर तब भी लंबाई जो है कम ज़्यादा आती है, इसका कारण है कि हमने जो नापा है, जो हमने मापा है, उसकी जो मापने का जो सही तरीका था हमने उस विधि का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कहीं ना कोई छोटी छोटी कमी रह गई। हमने जो स्केल था उसको हल्का तिरछा पकड़ लिया, टूटे हुए हिस्से से नाप लिया, फिर टूटे हुए हिस्से को 2 बार गिन लिया, तो ये छोटी छोटी कमियां होती है जिसके कारण लंबाई की जो सही माप होती है वो हमें नहीं मिल पाती। अब हम करते हैं किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ है क्रियाकलाप 4। वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु A पर रखिए। अब धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए
वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचाइए। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापी। यह माप वक्र रेखा ए बी की लंबाई है। धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई को मापना है ना। ये क्या क्या एक धागा जिसमें गांठ लगा ए पॉइंट लिखा, फिर धागे को बी तक नापा, धागे की सहायता से इसको नापा गया, इसको सीधे स्केल से नहीं नापा है। हमने देखा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों के साथ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों गतिशील वस्तु, हमारे चारों जो वस्तु सारी की सारी वस्तुएं गतिशील है या फिर गति नहीं होती। अब हम वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। उन वस्तुओं के बारे में सोचे जो आपने हाल ही में देखी हैं। इनकी सूची सारणी 10.4 में बनाइए। स्कूल, यह है विराम और गतिशील वस्तुएं। विराम्य वस्तु और गतिशील वस्तुएं। विराम यानी कि ऐसी वस्तुएं जो बिल्कुल एक स्थान पर रखी रहती, जो कि इधर उधर हिलती डुलती नहीं है। खिड़की है, दरवाजा है, मेज है, कुर्सी है, जो घर में एक जगह पे पड़ी रहती, हिलती डुलती नहीं, जो आराम की मुद्रा में रहती हैं। और ये गतिशील वस्तु जो यहाँ से यहाँ उड़ती फुड़ती रहती, हिलती डुलती रहती हैं, जिसे उड़ती हुई चिड़िया, घड़ी में सेकंड की सुई, जो सेकंड की सुई भी हिलती डुलती रहती है, वो हिलती रहती है हमेशा। का बस्ता, मच्छर, मेज, डेस्कों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हो बनाइए। कहते हमारे आसपास जितने भी वस्तु हमने देखी हैं, है ना, स्कूल से लेकर घर तक, उन सभी वस्तु की एक लिस्ट बनानी है। फिर हम देखेंगे कौन सी वस्तु ऐसी जो गतिशील है और कौन सी वस्तु ऐसी है जो गतिशील नहीं है। इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कोई वस्तु गति में अथवा विराम में। आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर। इस आधार पर आपने यह निश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में अथवा विराम में। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। चींटी गति करती कैसे करती, उसके क्रियाकलाप 6 हम उसके लिए करेंगे। फर्श पर कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इस चीनी पर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखें। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती जाएगी, आप इसकी स्थितियों पर चिन्ह। ये किसी चींटी की गति, यह चीनी के दाने, चींटी जो धीरे धीरे दाने लेती है उसको आगे आगे बढ़ती रहती है ना, ऐसे से आगे बढ़ रही है। अंकित करते जाइए। कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर चीनी और चींटियां हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था कि तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने यहाँ वहाँ गति की को दर्शाता है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती। क्या आप ऐसा नहीं मानते? जो चींटी है वो सिर्फ एक ही स्टेट नहीं चलती है ना, उसकी जो गति होती है वो घूमती, उसको चीनी को खाने के, चीनी को अपना भोजन के लिए वो जो इधर से उधर घूमती रहती है। क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रही हैं? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयां कैसी गति करती हैं? क्या यह गति रेलगाड़ी की गति जैसी है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियों को देखते हैं जिनसे हमें यह विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। अब हम करते हैं गति के प्रकार। के गति जो है किस किस प्रकार की होती है। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। यह गति किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? ये गाड़ियां चल रही हैं, चल रहे हैं, तो सरल रेखीय गति के कुछ उदाहरण जो बिल्कुल सीधा सीधा चलते हैं। इन सभी उदाहरणों से हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब वस्तुएं बिल्कुल सीधा चलती है ना, एक दूसरे के पीछे पीछे चलते, बिल्कुल सीधा लाइन वाइज चलती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं।
एक पत्थर लीजिए, इसमें एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पक्ष के अनुसार गति कर रहा है। हमने पत्थर लिए, धागा बांधा, जब हम घुमाते तो पत्थर को तक बिल्कुल गोल सर्कल की तरह में गति करता है और नीचे आता है। ये भी वृत्ताकार गति के एग्जाम्पल आपके सामने है। ये पंखा है। वर्तुल गति करते कुछ वस्तुएं। इस गति में पत्थर को की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखों की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। जो एक ही जगह पे बंधे होता है, फिर वैसे राउंड फिगर में राउंड में बिल्कुल गोल गोल गति करते रहते हैं। जो घड़ी की सुई है वो भी टिकी होती है, लेकिन जो सुई होती है बिल्कुल राउंड घूमती। पंखा भी ऐसे होता है और उसकी पंखुड़ी से गोल गोल घूमती रहती है। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर रहे, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं। ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर किसी प्रकार का चिन्ह, कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। यानी कि जो पंखा है, घड़ी की सुई है, वो जहाँ पे फिक्स है वो तो वहीं पे रहेंगी, है ना। अब घूमने से उनकी दूरी कम जा तो होगी नहीं, वो सिर्फ गोल में गोलाई में है, घूमती ही रहेंगी। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति यानी कि जब कोई भी वस्तु एक फिक्स समय, एक लिमिट समय के बाद दोबारा से घूमती, जैसे कि घड़ी की जो घंटे की सुई होती है ना, वो कहते हैं अगर एक बजा है तो क्या 1 घंटे, फिर वो एक ही घंटे के बाद वो दोबारा राउंड पूरा होता है। फिर हर 1 घंटे के बाद अपना राउंड जो फिर से लगाती है। स्कूलों में जो बेल बजती है, जो पीरियड्स की बेल होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट समय 35 मिनट या 40 मिनट के बाद ही वो बेल बजती है, उसका टाइम फिक्स है। तो ये जो एकदम निश्चित समय के बाद जो गति दोबारा से दोहराई जाती है, उसमें क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए और पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। यह एक लोलक है। यह लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति को समझने में हमारी सहायता करेगा। किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चों की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों के पृष्ठ की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। यानी कि बिल्कुल एक फिक्स टाइम के बाद, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय लेना है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, बिल्कुल उतने ही समय के बाद फिर से वो गति दोबारा से होती है। उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है, जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती है। ऐसा नहीं है, यहाँ सुई आवर्ती गति कर रही है। यह है झूला। जो झूला पीछे जाता है फिर आगे आता है, तो पीछे जाकर फिर से आगे आने, बार बार आगे आने में बिल्कुल एक बराबर ही समय लेता है। यह आवर्ती गति के उदाहरण तबला है, घंटी है, घड़ी की सुइयां हैं। ये एक निश्चित समय के बाद दोबारा से गति करते हैं। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल खाती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा है कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ जो स्थिति बदल जाती है ना, उसी को हम जो स्थिति बदलती है उसको हम गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी गोल गुटिकाओं के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रवाहित होना, जलवायु का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, जेट पथ चिन्ह बनाना, पृथ्वी के परित चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का
परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। गति क्या है? जो समय समय के जो समय के साथ स्थिति में परिस्थिति में जो बदलाव आ जाता है उसे हम गति कहते हैं। तो इस अध्याय के अंदर हमने जो प्रमुख शब्दों को जाना उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। वर्तुल गति, दूरी, मापन, गति, आवर्ती गति, सरल रेखीय गति, एसआई मात्रक और मापन के मात्रक। अब इस पूरे अध्याय का सार एक बार ध्यान से देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो हम परिवहन के साधन कार, ऑटो रिक्शा, मेट्रो, ट्रेन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, किसी न किसी साधन का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मानक के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी, इसीलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहले लोग क्या पैरों से, उंगलियों से, अपने कदमों की दूरी से जो है दूरियों को नापते थे, लेकिन इसमें परेशानी होती थी। किसी का हाथ छोटा है, बड़ा है, किसी के पैरों की लंबाई ज़्यादा है, कोई ज़्यादा नाप में तो कम होता था। तो एक ऐसी सुविधा, एक ऐसी प्रणाली की जरूरत हुई जो बिल्कुल सभी के लिए एक बराबर हो, ताकि जो दूरी है वो बिल्कुल एक जैसे एग्जैक्ट हो सके। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। ऐसा ही जो मात्रक होता है पूरे वर्ल्ड में उसको माना गया है, सभी को स्वीकार करते हैं और ये मापने का सही उपयोग उससे होता है। ऐसे मात्रकों की लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। यानी जो फिक्स टाइम की दोबारा से रिपीट होती है उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। तो इस अध्याय में हमने गति के बारे में जितनी भी जानकारियों को पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से जान गए होंगे। इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।